अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। पढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। श्याम महल किसी ज़माने में यहाँ के हुक्मरान कलमा शाह की मलकियत था। उसने अपनी रूह इब्लीस के हाथों बेच दी थी। महल के एक हिस्से में उसने अजायब खाना बना रखा था, जहां उस वक्त के हवाले से उसने बेशुमार नवादरात जमा कर रखे थे। ये नवादरात अब भी महल में महफूज हैं, मगर उस हिस्से की तलाश एक बहुत बड़ा मसला है। बेशुमार लोगों ने कोशिश की, मगर ना जाने कलमा शाह ने कैसा सहर फूंक रखा है कि बेशतर लोग या तो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो कर लौटे, या खौफ और दहशत ने उनकी ज़ुबानें कंग कर दीं। मगर सर फेरे तो हर दौर में होते हैं, इसीलिए सदियों से दीवाने उन नवादरात की तलाश में श्याम महल में आते और यह सिलसिला हनूज़ जारी था। कलमा शाह ने महल के तहखाने में अपना तिलिस्म खाना तरतीब दे रखा था। वो एक ऐसा साहिर था जिसकी रूह पर इब्लीसी कुव्वतों का कब्जा था। वहाँ जाने वाले लोगों को घुंघरूं की झनकारें, मौसीकी का शोर, एक कैदी बूढ़े की चीखें, कैके और बेशुमार दूसरे वाक़यात से वास्ता पड़ता था। मजबूत दिल वाले कुछ वक्त गुजार कर लौट आते थे, कमज़ोर दिलकश खा कर गिर जाते थे। कलमा शाह का शहर एक ज़िंदा मिसाल था। उस पर यकीन ना करने वालों की हालत इतनी ख़राब भी देखी गई कि बाज़ हालात में वो मौत से हमकिनार हो गए। कलमा शाह के तिलिस्म कदे और नवादरात तक आज तक किसी की रसाई हो सकी हो, ये साबित नहीं हो सका। अख्तर फ़ारूकी ने ज़रा वक्फ़ा लिया तो सैराब ने महसूस किया कि अनजानी और अनचाही शक्ल में उसके अंदर कलमा शाह के स्याह महल का राज जानने की ख्वाहिश इतनी शिद्दत से पैदा हो चुकी है जिसे दबाना उसके लिए मुमकिन नहीं है। शमा को अख्तर फ़ारूकी ने बुखार का इंजेक्शन दे दिया था। वो हर वक्त अपने साथ हल्की फुल्की दवाओं का छोटा सा ज़ख़ीरा रखता था, जिसमें इमरजेंसी के लिए इंजेक्शन तक मौजूद थे। उसने सैराब को तसल्ली दी थी कि शमा का बुखार चूँकि सिर्फ खौफ और दहशत के माहौल के ज़ेर असर है, इसलिए वो कतई ना घबराए और उसे आराम करने दे। 2 घंटे बाद बुखार कम होना शुरू हो जाएगा और सुबह तक वो नॉर्मल हो जाएगी। आपको ये सब कैसे मालूम हुआ फ़ारूकी साहब? सैराब ने उसकी तरफ इश्तियाक से देखते हुए पूछा। मालूमात का सबसे बड़ा ज़रिया तो यहाँ के मकामी और बूढ़े लोग हैं। उनके अलावा मैंने श्याम महल के बारे में लाइब्रेरियों से बहुत मवाद इकट्ठा किया। कुछ ऐसे लोगों से भी मिला जो वहाँ जाकर ऐसे अनहोने वाक़यात से दो चार हो चुके थे, जिनमें से एक आप भी हैं। मैं कई सालों से यहाँ आ रहा हूँ। सिर्फ शमरोज़ मेरा हमराज है। इसके इल्म में होता है जब मैं श्याम महल की तरफ जाता हूँ और जब लौटता हूँ। यह सिर्फ एक बार मेरे साथ वहाँ गया था, फिर ऐसा खौफज़दा हुआ कि दोबारा जाने पर राज़ी ही नहीं हुआ। तौबा तौबा साहब, शमरोज़ कानों को हाथ लगाते हुए बोला। मैं तो आज तक वो चीखें और कहके नहीं भुला सका, इसीलिए मैं आपको वहाँ जाने से मना कर रहा था। मगर फ़ारूकी साहब, सैराब ने शमरोज़ की तरफ से नज़रें हटाईं, आप वहाँ इतने सालों से जा रहे हैं, आपको क्या कुछ कामयाबी हुई? जी नहीं, अख्तर फ़ारूकी ने नफ़ी में सर हिलाया। दरअसल मिस्टर सैराब, ये एक अकेले आदमी के बस का काम नहीं है। एक पूरी टीम का मुतकाज़ी है ये काम। मैं अकेला वहाँ जाता हूँ। अब खौफ तो मुझे बहुत कम आता है, मगर मैं किसी भी तरह तहखाने की दरियाफ्त के बाद उसमें उतर जाऊँ और लौट कर ना आऊँ तो मुझ जैसा बदकिस्मत और अहमक कौन होगा? भाई, मैं अगर खामोशी से मौत के मुंह में उतर जाने के लिए अगर वहाँ जाता हूँ तो ठीक, लेकिन अगर मुझे कुछ तलाश करना है, कुछ दरियाफ्त करना है, कुछ पाना है, तो इसके लिए कोई तो मेरे साथ हो। किसी को तो ये ख़बर हो कि वहाँ मुझ पर क्या गुजरी। फ़र्ज़ करें अगर मैं वहाँ किसी तरह मौत का शिकार हो भी जाऊँ तो साथ जाने वाला कम अज़ कम मेरे काम को तो आगे बढ़ा सके, मेरी लाश को वापस ना ला सके, वहाँ का राज तो खोल सके, कुछ तो हो। आप बेहद बुलंद हिम्मत हैं फ़ारूकी साहब। सैराब ने उसे तहसीन अमेज़ निगाहों से देखा। आप जैसे लोग कम होते हैं, काश मैं आपका साथी बन सकता। आप, फ़ारूकी ने उसे गौर से देखा, आप जवान हैं मिस्टर सैराब। आपने अपने बारे में जो बताया उसकी रोशनी में ये भी तय है कि आपको रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं है।
मगर आपके साथ एक बहुत बड़ी मुश्किल है जो आपको मेरा साथी बनने से रोक सकती है। मैं समझ रहा हूँ। सैराब ने चेहरे का रुख फेर कर 2-3 कमरों में लिपटी गहरे गहरे सांस लेती शमा की तरफ देखा जो नींद की वादियों में गुम थी। आपका इशारा यकीनन मेरी बीवी की तरफ है। जी हाँ, मैं चूँकि इस किस्म के किसी भी बंधन से आज़ाद हूँ, इसलिए मुझे ऐसे ही आदमी या आदमियों की तलाश है जो अक़ब से आती हुई सदाओं पर पलट कर ना देख सकें। यानी आप बिल्कुल अकेले हैं? जी बिल्कुल अकेला। शादी की ही नहीं, माँ बाप बहन भाई कोई नहीं, सारी दुनिया में अकेला और तन्हा अख्तर फारूकी। साल भर में जो कमाता है यहाँ लाकर खर्च कर देता है। वैसे फारूकी साहब, आपका शुगल क्या है? मेरा मतलब स्याह महल तो आपका जुनून है। ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या करते हैं आप? गांव में थोड़ी सी ज़मीन है, कुछ आमदन उससे हो जाती है। वैसे मैं फ्रीलांसर अकाउंटेंट हूँ, अच्छा खासा कमा लेता हूँ। अच्छा ये बताइए, क्या कभी आपके जहन में ये ख्याल आया कि स्याह महल के ये पुरअसरार वाक़यात कहीं किसी शरीर गुरोह की कारस्तानी ना हो? जी नहीं, मैं इस पर काफ़ी वक्त सर्फ कर चुका हूँ। वहाँ बदरूहों, आसेबी ताकतों और शैतानी कारस्तानियों ही का कब्ज़ा है। इसमें किसी मौजूदा दौर के ज़िंदा इंसान का हाथ नहीं। शमरोज़ खान, यार अभी सिर्फ रात के 10 बजे हैं, काफ़ी चाय कुछ तो पिलवाओ। सैराब ने रुख शमरोज़ की तरफ फेरा। ज़रूर साहब। शमरोज़ सर हिलाकर कमरे से निकल गया। आप शुक्र कीजिए आपके साथ कोई बहुत सीरियस सिचुएशन पेश नहीं आई। फारूकी ने एक नज़र शमा की तरफ देखा और सैराब से कहा, मैं समझा नहीं। सैराब ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। आपकी बेगम बेहद खूबसूरत भी हैं और बिल्कुल नौजवान भी। ऐसे पुरअसरार माहौल में आपके साथ कुछ भी हो सकता था। मैं अब भी नहीं समझा। मोहतरम सैराब साहब, अगर खुदा न ख्वास्ता आपको अपनी बेगम के बगैर वहाँ से वापस आना पड़ता तो क्या मतलब? सैराब का दिल बड़े ज़ोर से धड़का। मेरे सुनने में एक वाक़या ये भी आया है कि उन खंडरात में जाने वाले एक जवान जोड़े में से सिर्फ मर्द लौट सका था। उसकी औरत वहाँ ऐसी गायब हुई कि लाख सर मारने पर भी आज तक उसका कोई पता नहीं चल सका। ये कितने अरसे की बात है? सैराब ने जल्दी से पूछा। तकरीबन 3 साल पहले की। शमरोज़ ने मेरे यहाँ पहुँचने पर मुझे बताया था। ये वाक़या मुझसे पहले हो चुका था। बस्ती वालों ने उस मर्द के साथ वहाँ जाकर उसकी बीवी को तलाश करने से साफ इनकार कर दिया था। वो बेचारा अकेला ही 1-2 बार वहाँ गया, आखिर पागलों जैसी हालत का शिकार होकर लौट गया। उसके बाद फिर कभी इधर आया? नहीं, सुनने या देखने में तो नहीं आया, फारूकी ने जवाब दिया। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप खुशकिस्मत हैं। यह आपकी हिफाजत पर कोई मौजूद है जिसने आपको बड़े या छोटे किसी भी नुकसान से बचा लिया। अल्लाह सबसे बड़ा मुहाफिज है फारूकी साहब। सैराब ने खुद को तसल्ली दी। अल्लाह तो सबका मुहाफिज है सैराब साहब। ठीक कह रहे हैं आप, सैराब कहकर उठा, शमा के करीब पहुंचा। माथे को छू कर देखा, वो अब नीम गर्म था। बुखार की शिद्दत टूट चुकी थी। उसने कंबल में हाथ डालकर उसकी कलाई थामकर महसूस किया। नब्ज़ खासी हद तक नॉर्मल थी। बुखार कम हो गया या नहीं? फारूकी ने पूछा। हाँ, अब तो खासा कम है, शायद घंटे भर तक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नब्ज़ भी नॉर्मल है। उसके लहजे में इत्मीनान झलक रहा था। वो शमा के बदन पर कंबल को दुरुस्त कर कर पलटा। इसी वक्त शमरोज़ खान एक मुलाजिम के हाथों पर ट्रे उठवाए कमरे में दाखिल हुआ। ट्रे को कुर्सियों के दरमियान पड़ी छोटी मेज़ पर रखकर मुलाजिम लौट गया। वो तीनों अपनी अपनी नशिस्त पर बैठ गए। शमरोज़ चाय बनाने लगा। चाय के कप सैराब और फारूकी के सामने रखे। अपना कप थाम कर वो कुर्सी पर नीम दराज हो गया। सैराब ने कप उठाया, अभी वो उसे मुंह तक ले जा ही पाया था कि बेख्तियार वो तीनों अपनी अपनी जगह से उछल पड़े। कमरे में गूंजने वाली एक फलक शगाफ चीख ने उनको दहला कर रख दिया था। वो बेपनाह घबराए हुए अंदाज में पलटे और उनके दिल उछल कर हलक में आ गए। शमा चीखने के बाद बिस्तर पर उठ बैठी थी और उसकी फटी फटी सफ़ेदी से लबरेज आंखें उन तीनों पर जमी हुई थीं। शमा जान, सैराब तड़प कर आगे बढ़ा।
तो कुर्सी से टकराते टकराते बचा, मगर दीवानों की तरह शम्मा के पास जा पहुंचा। क्या हुआ जानम? वो पलंग पर बैठकर उसे सीने से लगाते हुए बोला। शम्मा ने आंखों का रवैया बदला। सैराब के चेहरे पर नज़र पड़ते ही वो जैसे एक झटके से होश में आ गई। सैराब, उसके लब थरथराए, फिर वो बच्चों की तरह उसके सीने में दुबक गई। उसका सारा बदन खिज़ार से पत्ते की तरह कांप रहा था। क्या हुआ जानम? बोलो तो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। वो बेखबर हो गए कि कमरे में उनके अलावा फारूकी और शमरोज़ भी हैं। वो दोनों भी तेज़ी से लिपक कर उनके पास चले आए थे। उसी वक्त मुलाजिम ने दरवाजे से सर निकाला। साहब, क्या बात है ये चीख? वो घबराए हुए लहजे में बोला। कुछ नहीं, ये बर्तन ले जाओ, दूसरी चाय बना लाओ, बस किसी को इधर मत आने देना और दरवाज़ा बंद कर जाना। शमरोज़ ने वाकई वक्त के लिहाज से बड़े अक्लमंदाना अहकामात जारी किए। मिस सैराब, खैरियत है ना? क्या हुआ? क्या कोई बुरा ख्वाब देखा आपने? फारूकी ने बिस्तर की पट्टी पर बैठते हुए कहा। हाँ, वो सैराब के सीने में मुंह छुपाए ज़ोर ज़ोर से सर हिलाते हुए धीरे से बोली। बेहद खौफनाक ख्वाब। अल्लाह, मैं क्या करूं? वो बच्चों की तरह रो पड़ी। जानम, शम्मा, सैराब की समझ में ना आ रहा था कि वो उसे दिल में छुपा ले। उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ बेचैनी नाच रही थी। तुम बताओ तो, क्या हुआ? क्या देखा तुमने? नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली। मैं दोहरा नहीं सकती। बेहद बुरा ख्वाब था, लेकिन जब तक आप हमें बताएंगी नहीं, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। प्लीज़ कुछ तो बताइए, फारूकी ने नरमी से कहा। उसी वक्त शमरोज़ ने पानी का गिलास लाकर सैराब को थमा दिया। उसने तशक्कुर अमेज़ निगाहों से शमरोज़ को देखा, फिर शम्मा का शाना दबाकर उसे ज़रा अलग किया और पानी का गिलास उसके होंठों से लगा दिया। वो चंद घूंटों में सारा गिलास पी गई। थोड़ी देर बाद शम्मा की हालत खासी संभल गई। जब सैराब ने महसूस किया कि वो बात करने के काबिल हो चुकी है, तो उसने उसे कमर के पीछे तकिया रखकर टेक दे दी। वो नीम दराज हो गई। सैराब ने उसका हाथ दोनों हाथों में थाम कर सहलाना शुरू कर दिया। इससे उसे खासी ढार्स बंधी। फिर उसके 2-3 बार पूछने पर उसने धीरे से कहा, मैंने ख्वाब में स्याह महल को देखा। वही मंजर था, वही मौसीकी का शोर था और वही खबीस बूढ़ा। उसने सैराब का हाथ दोनों हाथों में जकड़ सा लिया। फारूकी आगे को झुकाया। मिसेस सैराब, और क्या देखा आपने? पूरी तरह याद कीजिए। मैंने देखा वही स्याह महल का खंडर, वही आदमी, गिरी हुई छत वाला हाल, और दूर दीवार में नमूदार होने वाली खिड़की में वो खबीस बूढ़ा चीख रहा है, ज़ोर ज़ोर से कहके लगा रहा है। और क्या मिसेस सैराब? फारूकी के चेहरे पर दबे दबे से जोश ने तमाज़त पैदा कर दी। और मैंने देखा उस बूढ़े के हाथ में एक कटा हुआ सर है, जिससे ताज़ा लहू के बड़े बड़े कतरे गिर रहे थे। और हाँ, बोलती रहिए, रुकिए मत। उसका बस नहीं चल रहा था कि शम्मा को बात ख़त्म होने से पहले खामोश ना होने दे। वो सर किसका था? क्या आपने देखा? हाँ, वो हिरनी जैसी दहशतज़दा आंखों से उसे देखते हुए लरस कर रह गई। वो सर, वो हकला कर रह गई। हाँ, आपने पहचाना वो सर किसका था? जी नहीं, वो अचानक तेज़ी से बोली। ये मैं नहीं जान सकी कि वो सर किसका था। हाँ, मगर वो सर था किसी मर्द का। क्या वाकई आप उसे पहचान नहीं सकी? फारूकी के लहजे में बेयकीनी थी। जी नहीं, मैंने उसे ख्वाब में काफ़ी दूर से देखा, इसीलिए यकीन से नहीं कह सकती कि वो कैसी सूरत थी, मगर ये तय है कि वो सर किसी मर्द का था। शम्मा ने बात मुकम्मल कर दी। ओहो! फारूकी बेचैनी से हाथ मलते हुए खड़ा हो गया। काश आप जान लेती कि वो सर किसका था। वो बेताबी से टहलने लगा। सैराब ने शम्मा के गाल थपथपाए और उसके सर पर बूसा देकर वहाँ से हटाया। फारूकी साहब, बैठ जाइए। ये कोई ऐसा ख़तरनाक मसला नहीं है कि इस पर इतनी गहराई से सोचा जाए। ज़ाहिर है कि सुबह के वाक़यात का असर अभी तक शम्मा के जहन पर है। हाँ, फारूकी खोए लहजे में कहते हुए कुर्सी पर बैठ गया। काश ऐसा ही हो। फारूकी साहब, आप किस सोच में गुम हैं? मैं सोच नहीं रहा, आने वाले वक्त का अंदाज़ा लगा रहा हूँ मिस्टर सैराब।
फारूकी ने एक तवील सांस लेकर कहा। आने वाले वाक़यात सेराब आगे को झुकाया। कुछ मैं भी तो सुनूं, मिस्टर सेराब। मैं एक बात तो आपको साफ साफ बता दूं, अब आप जब और जहां भी जाएं, ये वाक़यात आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसकी एक वजह तो ये है कि इनका तसलसल आपकी बेगम के ख्वाबों से जा मिला है, और अब ख्वाब या बेदारी की हालत दोनों एक ही कैफियत का नाम होंगे। यानी जो आप ख्वाब में देखेंगे वो बेदारी के आलम में वाक़या पज़ीर होगा।